हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने अपनी इस रियल बैंकिंग एप्लीकेशन को सक्सेसफुली डॉकराइज कर लिया था। मतलब हमने सभी माइक्रो सर्विस, डेटाबेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट के लिए इमेज क्रिएट कर ली थी एंड डॉकर कंपोज की हेल्प से पूरी सिस्टम को कंटेनर के अंदर रन कर लिया था। एंड अगर आपने पिछला लेक्चर प्रॉपर फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि हम सिर्फ एक कमांड का यूज करके अपनी बैंकिंग मतलब अपनी रियल बैंकिंग एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे थे, रन कर रहे थे। ठीक है, अब आप यहाँ सोचोगे कि ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, हम सिर्फ एक कमांड का यूज करके अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर पा रहे हैं एंड हमें मैनुअल एक एक करके सारी माइक्रो सर्विस स्टार्ट नहीं करनी पड़ रही है। मतलब डॉकर ने काफ़ी चीज़ें हमारे लिए इजी बना दी हैं। तो हाँ, ये बात सही है, डॉकर ने काफ़ी सारी चीज़ें इजी कर दी हैं, बट डॉकर तभी यूजफुल है जब आपका एप्लीकेशन छोटा है। मतलब आपके पास 5 या 10 माइक्रो सर्विस हैं एंड कुछ डेटाबेस हैं, तब तक तो बहुत ही बढ़िया है। बट अगर बात करें एक रियल बैंकिंग एप्लीकेशन की या किसी भी इंटरप्राइज एप्लीकेशन की, तो उसमें 5-10 माइक्रो सर्विस नहीं होती हैं। वो बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, उसमें सैकड़ों माइक्रो सर्विस होती हैं, सैकड़ों डेटाबेस होते हैं। तो उस जगह पर सिर्फ डॉकर सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता, सारे माइक्रो सर्विस एंड डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ सोचो आप कि आपके पास सैकड़ों माइक्रो सर्विस हैं एंड वो चल रही हैं एंड उनमें से कोई एक माइक्रो सर्विस डाउन हो जाती है तो उसको कैसे स्टार्ट करेगा डॉकर। या फिर मान लीजिए किसी सर्विस में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है एकदम से, तो ये डॉकर कैसे हैंडल करेगा? डॉकर हैंडल नहीं कर सकता उसको, क्योंकि फिर हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए उस सर्विस की जो उस ट्रैफिक को इजीली मैनेज कर सके एंड वो कैपेबिलिटी डॉकर में नहीं है। तो कहने का मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी डॉकर में पॉसिबल नहीं है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपका सर्वर डाउन हो जाता है, तो जो भी आपके एप्लीकेशन के माइक्रो सर्विस है, डेटाबेस है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरऑल आप कंटेनर मान लो, तो उनको दूसरी मशीन पर कौन शिफ्ट कर सकता है? मतलब डॉकर तो ऐसे करता नहीं है कि कोई सर्वर डाउन है तो किसी दूसरी मशीन में शिफ्ट कर दे। हमें सब कुछ मैनुअल करना पड़ता है इसके लिए, अगर हम सिर्फ डॉकर यूज कर रहे हैं। मतलब अभी आप इसको ऐसे समझिए कि जो डॉकर होता है, डॉकर का जो प्राइमरी काम है वो सिर्फ कंटेनर बनाना एंड उनको रन करना है, मैनेज करना उसका प्राइमरी काम नहीं है। मतलब डॉकर सिर्फ एप्लीकेशन को पैकेजिंग करके कंटेनर के अंदर रन कर सकता है, उनको मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो क्या किया जाए, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, प्रोडक्शन लेवल, रियल एंटरप्राइज लेवल में जब हमें किसी ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कंटेनर को मॉनिटर करे, मैनेज करे, लोड बैलेंस करे एंड अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको खुद से रिजॉल्व करे, तो ऐसा एक ऑटोमेटिक अगर सिस्टम चाहिए तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है कुबरनेटिस। ठीक है, मतलब डॉकर कंटेनर को क्रिएट करता है एंड कुबरनेटिस उनको मैनेज करता है। इस तरह से दोनों चीज़ें एक साथ यूज होती हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कुबरनेटिस के कंपोनेंट की। तो देखो, कुबरनेटिस खुद में ही इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसके सारे कंपोनेंट, इसके आर्किटेक्चर एंड इंटरनल वर्किंग की बात करें तो एक नई प्लेलिस्ट बनाई जा सकती है। इसको एक ऐसे सिंगल वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, तो फ्यूचर में इसकी एक प्लेलिस्ट भी लेकर आऊंगा जिसमें हम हर कॉन्सेप्ट को एक प्रोडक्शन लेवल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, मतलब अभी जो हमारा गोल है वो कुबरनेटिस पर एक्सपर्टीज पाना नहीं है। मतलब कुबरनेटिस हमको पूरा आने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कुबरनेटिस का। इसलिए आज के लेक्चर में अपनी एप्लीकेशन को कुबरनेटिस में डिप्लॉयमेंट करने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई YML फाइल लिखोगे, कोई कॉन्फ़िगर करोगे, कोई पॉड बनाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिससे कि आप रिलेट कर सको। ठीक, तो आप ऐसे समझिए कि जो कुबरनेटिस होता है वो एक मैनेजर की तरह होता है। जैसे एक कंपनी में एक मैनेजर होता है जो एम्प्लॉय को मैनेज करता है, उनका काम देखता है, मतलब मॉनिटर करता रहता है उनको एंड इंश्योर करता है कि सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं। एंड बिल्कुल इसी तरह से कुबरनेटिस भी काम करता है। मतलब वो कंटेनर को मॉनिटर करता है, मैनेज करता है एंड ये इंश्योर करता है कि एप्लीकेशन हमेशा अवेलेबल रहे। ठीक है, मतलब अगर कोई कंटेनर क्रैश कर जाता है तो कुबरनेटिस के पास ऐसी कैपेबिलिटीज है कि ऑटोमेटिकली एक नया कंटेनर क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही अगर एकदम से ट्रैफिक आ जाता है किसी सर्विस में,
तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस सर्विस की मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर देता है एंड उनमें लोड बैलेंस कर देता है। मतलब कितना भी ट्रैफिक आ जाए ये सारे ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, वो भी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। तो आप समझ सकते हो कुबरनेटिस कितना पावरफुल है। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई सर्वर भी डाउन हो जाता है ना, तो दूसरी मशीन पर सारे कंटेनर को भी शिफ्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। मतलब पूरा एप्लीकेशन मैनेज करता है। आपको कभी ये लग नहीं सकता कि हमारा एप्लीकेशन अनअवेलेबल है, डाउन है, क्या चीज़ है, क्योंकि कुबरनेटिस के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं आपको देने के लिए, आपकी सर्विस को देने के लिए, आपके कंटेनर को देने के लिए, ओवरऑल आपके एप्लीकेशन के लिए। ठीक, अब एक्चुअली में इसका सेटअप कैसे करते हैं तो वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम डॉकर डेस्कटॉप का ही यूज कर लेंगे। अगर डेस्कटॉप यूज नहीं होता, मतलब डॉकर डेस्कटॉप यूज नहीं कर रहे होते, तो हम दूसरे ऑप्शन ट्राई करते, क्योंकि कुबरनेटिस कई फॉर्म में मिलता है, कई तरीके से यूज किया जा सकता है। तो हम चलते हैं डॉकर डेस्कटॉप में, इसे ओपन कर लीजिए। अब देखिए डॉकर डेस्कटॉप खोलते ही यहाँ पर इनेबल कुबरनेटिस आ गया, बट आपके केस में शायद आपको इस तरह से दिखेगा। मतलब इधर आप जिस भी ऑप्शन को यूज करेंगे उसका डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो ये कंटेनर का डिटेल है एंड यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है कुबरनेटिस का। तो यहाँ पर आते हैं, इधर इनेबल कुबरनेटिस के लिए यहाँ क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा, तो इधर क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है कुबेडम एंड दूसरा है काइंड। तो कुबेडम में क्या है, सिंगल नोड क्लस्टर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है एंड काइंड मल्टी क्लस्टर नोड यूज किया जाता है। मतलब अगर आप CI/CD पाइपलाइन पर काम करना चाह रहे हो या एडवांस चीज़ें जैसे रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज होती हैं वो चीज़ें सीखना चाह रहे हो तो काइंड चूज़ करिए, नहीं तो आप सिंगल नोड क्लस्टर में भी जा सकते हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रियल चीज़ें सीखनी है, जैसे कि एक रियल इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन पर काम होता है, इस वजह से हम यहाँ पर काइंड यूज करेंगे। देन यहाँ पर आपसे पूछता है कि कितने नोड चाहिए आपको, कितने नोड की ज़रूरत है। अब ये नोड क्या होता है इसको मैं अभी बताऊंगा, अभी जस्ट इसको हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 सेलेक्ट कर लिया, आप मल्टीपल भी कर सकते हो जिस तरह की आपकी एप्लीकेशन है। अभी ये हमारी छोटी सी एप्लीकेशन है, लेकिन हमें सीखना रियल बैंकिंग एप्लीकेशन जैसा है, तो हमने यहाँ पर 3 नोड ले लिए। ठीक है, देन है वर्जन, तो वर्जन ठीक है, लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं ये। देन इसको कर देंगे क्रिएट। अब ये बोल रहा कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसको आप इंस्टॉल पर क्लिक करिए एंड थोड़ी सा वेट करिए। तो ये आपका क्लस्टर यहाँ पर ओपन हो गया, ये क्लस्टर डैशबोर्ड आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आते आते आपने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए होंगे, लाइक क्लस्टर क्या है, नोड्स क्या है, पोर्ट्स क्या है, डिपेंडेंसीज क्या है, सर्विस क्या है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड एंड टर्म्स हैं जो आपको अभी नहीं पता, आपके लिए नए होंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम क्लस्टर की, क्योंकि क्लस्टर हमने बना तो लिया बट क्लस्टर के बारे में मैंने डिटेल में बताया नहीं आपको क्या है। तो देखो क्लस्टर कुबरनेटिस का सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। मतलब क्लस्टर ही वो कंपोनेंट है जो हमें कुबरनेटिस के अंदर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट देता है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो कि कुबरनेटिस के अंदर जितने भी कंपोनेंट है चाइल्ड कंपोनेंट है। चाइल्ड कंपोनेंट क्यों? क्योंकि ये पेरेंट कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट है, सबसे बड़ा कंपोनेंट क्लस्टर ही होता है। एंड क्लस्टर के बाद जितने भी कंपोनेंट है लाइक नोड्स, पोर्ट्स, सर्विसेज, डिप्लॉयमेंट्स, कॉन्फिग मैप, सीक्रेट्स एंड और भी जितने भी रिसोर्सेस हैं, ये सब क्लस्टर के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट होगा कि जब हमने डॉकर में काम किया था एंड वहां पर कंटेनर क्रिएट किए थे, तो कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन है, मतलब कंटेनर के पास ऑलरेडी पूरा एनवायरनमेंट होता है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो यहाँ पर फिर कुबरनेटिस या यूं कहें कि कुबरनेटिस के अंदर जो क्लस्टर है ये कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो तो ऑलरेडी है उसके पास। तो देखो डॉकर कंटेनर एंड कुबरनेटिस क्लस्टर दोनों अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि जो डॉकर कंटेनर होता है उसका काम सिर्फ कंटेनर को रन करना होता है। मतलब उस कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं लाइक जावा या पाइथन में है तो पाइथन, उसकी डिपेंडेंसी एंड रन टाइम एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है,
एंड अगर इसी जगह बात करें हम क्यूबरनेटिस क्लस्टर की, तो इसका स्कोप जो डॉकर कंटेनर है उससे काफी बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस को हैंडल नहीं कर रहा होता है, उसको रन नहीं कर रहा होता है, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन इकोसिस्टम मैनेज करता है, इकोसिस्टम रन कर रहा होता है। मतलब ऐसे समझिए आप कि आपके पास जो एप्लीकेशन है बैंकिंग एप्लीकेशन, उसमें मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज हैं, लाइक एपीआई गेटवे, ट्रांजैक्शन सर्विस, कस्टमर सर्विस, ऑथ सर्विस, इस तरह से काफ़ी सारी माइक्रो सर्विस होंगी। एंड अगर आप किसी और प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो आपके पास कुछ दूसरी तरह की माइक्रो सर्विस होंगी। मतलब कहने का मतलब मल्टीपल माइक्रो सर्विस होती हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी सर्विसेज हैं इनको डॉकर ने अलग अलग कंटेनर में रन कर रखा है, मतलब इनके लिए पर्टिकुलर आइसोलेटेड कंटेनर हैं जिनके अंदर ये रन हो रहे हैं। अब इन सब कंटेनर को रन करने, मैनेज करने या मॉनिटर करने, इसके साथ ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो भी इकोसिस्टम की जरूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करता है क्लस्टर, ठीक है। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो डॉकर कंटेनर होता है वो एप्लीकेशन को रन करता है, बट जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर होते हैं वो पूरे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को रन करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? एंड अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ी सिटी है, तो ये सिटी क्या है? ये है कुबरनेटिस, एंड इस सिटी में काफी सारी बिल्डिंग्स हैं, तो इन्हीं बिल्डिंग को हम बोल रहे हैं क्लस्टर। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बिल्डिंग हमेशा होती हैं, आप एक बिल्डिंग का भी यूज कर सकते हो, मतलब एक क्लस्टर का भी यूज कर सकते हो, एंड मल्टीपल बिल्डिंग का भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल क्लस्टर भी आप यूज कर सकते हो। मतलब एक क्लस्टर में अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन चला रहे हो तो दूसरे क्लस्टर में आप ई कॉमर्स माइक्रो सर्विस या ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी चला सकते हो, तीसरे में कुछ और चला सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो एक ही क्लस्टर के अंदर अपना बैंकिंग एप्लीकेशन भी रख सकते हो, चला सकते हो, मैनेज कर सकते हो, एंड दूसरी एप्लीकेशन भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्लस्टर के बारे में बेसिक समझ में आ गया होगा, क्लस्टर क्या चीज़ है। अब दूसरी चीज आती है नोड्स की, क्योंकि क्लस्टर के अंदर हमने क्रिएट करे थे नोड्स। तो कुबरनेटिस की जो हायरार्की है उसमें सबसे पहले क्लस्टर आता है एंड सेकंड आता है नोड्स। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर एक बिल्डिंग का पहला गेट है क्लस्टर, तो उसके बाद जस्ट दूसरा गेट आपको मिलेगा नोड। अब ये नोड होता क्या है? तो एक्चुअली में नोड एक मशीन है, मतलब जैसे आप फिजिकली मशीन यूज करते हो, सर्वर यूज करते हो, उसी तरह से ये नोड होता है जो क्लस्टर के अंदर काम करता है। अब आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए कितने नोड की जरूरत है उतने नोड आप यहाँ पर दे देते हो। मैंने 3 नोड सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर नोड में 3 दिख रहा है। मतलब इंटरनली क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर 3 सिस्टम ले रखे हैं, वर्चुअल सिस्टम ले रखे हैं। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार वर्चुअल ही लेते हो, आप फिजिकल सिस्टम भी दे सकते हो, इनको फिजिकल सर्वर भी दे सकते हो जिस पर क्लस्टर काम करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एप्लीकेशन रन हो रहा है, जो हमारा पॉड चल रहा है, मतलब पॉड क्या है अभी मैं बताऊंगा, बट ये समझिए कि जो आपका एप्लीकेशन रन होता है वो पोड के अंदर होता है। तो जो पोड है वो डायरेक्टली क्लस्टर के अंदर नहीं होता, वो पोड नोड के अंदर चल रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने नोड 3 लिए हैं इसका क्या मतलब है? तो देखो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि इससे 3 कॉपी बन जाती है हमारे पास, बट ऐसा नहीं है। नोड का मतलब होता है मशीन। इसका मतलब है कि कुबरनेटिस के पास, मतलब हमारे पास अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए 3 अलग अलग मशीन है। एंड सेम चीज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी यूज होता है। मतलब अगर कोई कंपनी क्लस्टर यूज कर रही है तो वहां पर 1 2 3 इस तरह से नोट्स नहीं होते, वहां पर होते हैं 10 20 50 100 इस तरह के नोट्स क्रिएट किए जाते हैं। एंड इसका एक्चुअली में रीजन यही है कि नोट्स एक्चुअली में कर क्या रहा होता है इंटरनली, ये आपका ट्रैफिक हैंडल कर रहा होता है। एप्लीकेशन तो हैंडल हो ही रही है क्योंकि इन नोट्स के अंदर, इन मशीन के अंदर आपके पॉड चल रहे हैं, बट अगर आपके एप्लीकेशन में मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ रहा है तो उसको भी ये इजीली हैंडल करता है। अब अगर हमें समझना है कि ये ट्रैफिक को हैंडल कैसे एक्चुअली में कर पाता है, तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल में बात करनी पड़ेगी। हम अपने बैंकिंग एप्लीकेशन को ही लेते हैं। तो मान लीजिए आपके एप्लीकेशन में ऐसे मल्टीपल माइक्रो सर्विस हैं जिस तरह से हमने बना रखी, मतलब एपीआई गेटवे, ऑथ सर्विस एंड कस्टमर सर्विस, ट्रांजेक्शन सर्विस, इस तरह की मल्टीपल माइक्रो सर्विस हैं, ठीक है। अब अगर ये सिर्फ एक नोड में, एक सिस्टम में आपका चल रहा है तो पूरा लोड एक सिस्टम में पड़ेगा, राइट। अब इसके लिए अगर आप 3 सिस्टम कर दो, 10 सिस्टम कर दो अलग अलग, तो ये 10 सिस्टम में डिवाइड हो जाएंगे कि कोई सिस्टम 1 में चल रहा है, कोई सिस्टम 2 में चल रहा है,
कोई माइक्रो सर्विस आपकी सिस्टम 3 में चल रही है, इस तरह से सब में लोड डिवाइड हो गया। तो अगर ट्रैफिक आता है एंड मान लीजिए रिक्वेस्ट आती है ट्रांजैक्शन सर्विस की एंड ट्रांजैक्शन सर्विस चल रहा है सिस्टम 3 में, तो वो लोड गया सिस्टम 3 के पास, सिस्टम 1 और 2 ये स्मूथली चल रहे हैं, जो लोड गया वो सिस्टम 3 में ही गया, ठीक है। एंड अगर सेम टाइम पर एक रिक्वेस्ट आ रही है एपीआई गेटवे के लिए, तो एपीआई गेटवे दूसरे सिस्टम में चल रहा है, वो सिस्टम 3 में नहीं है, तो जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो अलग अलग सिस्टम में जा रही हैं, तो लोड भी अलग अलग बढ़ जाते हैं। इस वजह से सारा एप्लीकेशन स्मूथली चलता रहता है, ठीक है। एंड यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है शेड्यूलर का, मतलब शेड्यूलर भी कुबरनेटिस का एक बहुत ही इंटेलिजेंट कंपोनेंट है, जो ये डिसाइड करता है कि कौन से पोर्ट्स किस नोड्स के अंदर होंगे। इसके साथ ही इसको ये भी देखना पड़ता है कि अगर किसी सर्विस की कॉपीज है, मतलब मान लीजिए हमने कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हमें ऑथ सर्विस एंड कस्टमर सर्विस की 3-3 कॉपीज चाहिए, तो उन कॉपीज को भी उसे कहीं ना कहीं रन करना पड़ेगा, किसी न किसी पोर्ट किसी न किसी नोड में चलाना पड़ेगा। तो ये भी यही शेड्यूलर ही डिसाइड करता है कि जो कॉपीज है, जैसे मान लीजिए ऑथ 1 है, ऑथ 2 है, ऑथ 3 है एंड कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3 है, इस तरह की कुछ सर्विस चल रही हैं। एंड ये कैसे बनी, क्योंकि हमने कॉपीज क्रिएट की हैं, हमने कॉन्फ़िगरेशन में दे रखा है कि हमें कितनी कॉपीज चाहिए। तो शेड्यूलर क्या करेगा, हमारे पास नोड 1, नोड 2, नोड 3 इस तरह से 3 नोड है, तो वो डिसाइड करेगा कि जो ऑथ 1 है वो नोड 1 में चलेगा, ऑथ 2 नोड 3 में चलेगा एंड कस्टमर 1 नोड 2 में चलेगा, कस्टमर 2 नोड 3 में चलेगा, ट्रांजैक्शन 1 नोड 1 में चलेगी। इस तरह से ये खुद से ही डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये जो नोड की सारी चीजें मैंने बताई, मतलब 3 नोड बने एंड जो कॉपीज हैं वो नोड में कैसे डिवाइड हो गई, मतलब शेड्यूलर ने इसको आपस में बांट दिया किसको कौन सा यूज करना है। बट अब इसका रियल वर्ल्ड यूज क्या होता है, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी सिस्टम है, मान लीजिए कोई सर्वर है, तो नेटवर्क इशू आ सकता है उसमें कभी, या कोई हार्डवेयर इशू आ सकता है, या किसी और भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है एंड सिचुएशन ये आ जाती है कि वो सर्वर बंद हो जाता है। अब इस केस में ट्रेडिशनल टाइम पर, मतलब पहले टाइम पर क्या होता था, पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाता था, मतलब अगर सर्वर बंद हुआ तो एप्लीकेशन भी बंद हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं होता। अब अगर एक मशीन डाउन होती है या खराब होती है या कुछ भी हो जाता है उसका, बट जो दूसरे नोड में आपकी एप्लीकेशन डली है एंड उसकी कॉपीज पड़ी हुई हैं एप्लीकेशन की, तो सेम टाइम पर वो एक्टिव रहते हैं, तो बाकी जो रिक्वेस्ट आती हैं वो हैंडल करने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो आपके एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी है वो स्टेबल रहती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पॉड्स की। तो पॉड एक्चुअली वो कंपोनेंट है जो कुबरनेटिस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी ये चीजें मैंने बताई, जितना भी ये इकोसिस्टम है, वो पॉड को ही हैंडल करने के लिए, पॉड को ही मैनेज करने के लिए, इसे ही मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। मतलब कुबरनेटिस एक्चुअली जिस चीज को मैनेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है वो पॉड है, ठीक है। अब ये जो पॉड्स होते हैं ये कुबरनेटिस के अंदर सबसे छोटी यूनिट होते हैं। मतलब अगर हम मैनेजेबल एंड डिप्लॉयबल यूनिट की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट पॉड्स ही होती है। मतलब अगर कुबरनेटिस को कोई एप्लीकेशन रन करना है, या कोई सर्विस रीस्टार्ट करनी है, या कोई रेप्लिका क्रिएट करनी है, या किसी कंपोनेंट को मॉनिटर करना है, तो वो एक्चुअली में कंटेनर नहीं होता, कंटेनर लेवल पर काम नहीं करता। ये एक्चुअली पॉड को हैंडल कर रहा होता है, पॉड की रेप्लिका क्रिएट कर रहा होता है, इसको मॉनिटर कर रहा होता है, सारी चीजें इसके लिए ही होती हैं, ठीक है। एंड यही चीज ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। मतलब बहुत सारे मैंने डेवलपर एंड स्टूडेंट को देखा जो ये सोचते हैं कि जो कुबरनेटिस का इकोसिस्टम है वो कंटेनर को हैंडल कर रहा होता है। एंड मैंने भी कई जगह बोला है कि कंटेनर को मैनेज करता है कंटेनर। मतलब मेरे कहने का मतलब कंटेनर उस टाइम पे था जब हमने पॉड नहीं पढ़ा था, अब हम आ चुके हैं पॉड में। तो अब समझिए कि जो कुबरनेटिस है, कुबरनेटिस का सिस्टम कंटेनर के अंदर काम नहीं करता। मतलब ये नहीं देखता कि जावा चल रहा है, जावा कैसे चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, नहीं, ये सिर्फ हैंडल करता है पॉड को। इसका एक्सेस सिर्फ पॉड तक ही होता है, पॉड के अंदर क्या हो रहा है इसको मतलब नहीं है। एंड क्यों नहीं है, क्योंकि पॉड के अंदर होता है कंटेनर एंड कंटेनर को रन कर रहा है डॉकर, ठीक है। तो यही दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि मैं शुरुआत से ही बताता चला आ रहा हूं कि जो डॉकर है वो एक्चुअली में कंटेनर के अंदर काम कर रहा है। मतलब एक पूरा रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है कंटेनर को,
बट जो कुबरनेटिस है वो पॉड तक ही काम करता है, एंड पॉड तक जितना भी इकोसिस्टम इसको तैयार करना होता है वो सब कुबरनेटिस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या पॉड के अंदर एक ही एप्लीकेशन रन होता है, मतलब एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर होता है या मल्टीपल कंटेनर होते हैं। तो यूजली एक ही कंटेनर होता है, मतलब अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो ज़्यादातर केसेस में एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर रखते हैं। लाइक हमारा पॉड 1 है, पॉड 1 में ऑथ सर्विस रख दी, पॉड 2 में कस्टमर सर्विस रख दी, इस तरह से एक ही कंटेनर होता है। बट ऐसा नहीं है कि एक ही रख सकते हैं, मल्टीपल भी रख सकते हैं, आप मल्टीपल रख सकते हो इसमें कंटेनर, लेकिन ऐसा बहुत ही कम करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर ऐसा है कि हम एक ही पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर रख सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर लेते, हमें मल्टीपल कंटेनर, हमें मल्टीपल पॉड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, मैंने जैसे कि अभी बताया आपको कि हर सिचुएशन में ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन एक सिचुएशन है जहाँ पर पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर रख सकते हैं। सिचुएशन ये है कि जितने भी कंटेनर होंगे उस पॉड के वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब उनका बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक सर्विस है, कोई मेन सर्विस है, कोई मेन कंटेनर है, ठीक है, वो एक पॉड में है, एंड उसके लॉग मतलब कलेक्ट करने के लिए आपने एक दूसरा कंटेनर बना रखा है, एक दूसरी सर्विस है। तो है तो दोनों एक ही के लिए काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो कंटेनर हैं उनको आप एक ही पॉड में रख सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर भी रख सकते हो एंड सिंगल कंटेनर भी रख सकते हो। आप सिंगल कंटेनर इसीलिए ज़्यादातर रखते हैं क्योंकि जो हमारे दूसरे कंटेनर होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, उनका दूसरे कंटेनर से कोई मतलब नहीं रहता, एंड कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब पॉड टू पॉड कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि उनका बिहेवियर सेम हो। तो इसलिए हम उनको अलग अलग रखते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस में, मतलब ये डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस दोनों को मैं एक साथ बता देता हूँ, बट इससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो सर्विस है, डिप्लॉयमेंट है, कॉन्फिग मैप है, सीक्रेट है, नेम स्पेस है, ये सब किसी टूल का नाम है, मतलब ये सब कुबरनेटिस के टूल है जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, बट टेक्निकली ऐसा नहीं है। ये सब कुबरनेटिस के रिसोर्सेज होते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि अगर कुबरनेटिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये सारी चीजें उस ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रीडिफाइंड रिसोर्स टाइप है। इसका मतलब कुबरनेटिस पहले से जानता है कि डिप्लॉयमेंट क्या है, सर्विस क्या है, पॉड क्या है, स्टेटफुल सेट क्या है, इनग्रेस क्या है, ये सब पहले से जानता है। बट ये खुद से डिसाइड नहीं करता कि इसको कितने पॉड चाहिए, कितने रेप्लिकास चाहिए, कौन सी इमेज यूज करनी है, कौन सा पोर्ट यूज करना है, ये सब इसको खुद से पता नहीं होता। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन उसको हम प्रोवाइड करते हैं, एक डेवलपर प्रोवाइड करता है, जिसके लिए यहाँ पर YML फाइल यूज की जाती है। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी इसमें तो नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ समझिए कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो कुबरनेटिस है वो एक इंटेलिजेंट मैनेजर होता है, बट उसको बताना पड़ता है कि उसे क्या चीज करनी है, क्या चीज कैसे करनी है, मतलब उसे बनाना क्या है, कैसे बनाना है, वो सब आपको बताना पड़ता है। एंड इसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है, वो एक YML फाइल होती है जिसमें हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या क्रिएट करना है, कितनी कॉपीज क्रिएट करनी है, कौन सी इमेज यूज करनी है, कौन सा पोर्ट एक्सपोज करना है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट में आते हैं, मतलब डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस में आते हैं। तो सर्विस के लिए आप ऐसे समझिए कि ये एक रिसेप्शन की तरह काम करता है। मतलब मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, काफ़ी सारे एम्प्लॉय हैं। तो अगर इस कंपनी में कोई कस्टमर आता है तो वो सीधे एम्प्लॉय के पास नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा रिसेप्शन में। एंड रिसेप्शन का काम क्या है, जो भी बंदा आया है तो उसको सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाना। ठीक है, एंड यही काम करता है कुबरनेटिस के अंदर सर्विस। मतलब इसे ऐसे समझिए कि जो हमारे पॉड होते हैं, जो इधर पॉड हमारे चल रहे होते हैं, वो बार बार क्रिएट होते हैं, बार बार डिस्ट्रॉय होते हैं। क्रिएट क्यों होते हैं, क्योंकि
मान लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है एकदम से, तो कुबरनेटिस अपने आप पॉड्स क्रिएट कर देता है, उनमें जो भी सर्विस है वो डाल देता है, सर्विस चलने लगती है। एंड अगर पॉड्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से मल्टीपल आईपीज क्रिएट होती रहती हैं, डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। इस वजह से अगर किसी भी पॉड को आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैक किया जाता है तो फिर ट्रैक ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पॉड तो डिलीट भी हो सकते हैं, नए क्रिएट हो सकते हैं, नई आईपी क्रिएट हो सकती हैं। तो इस केस में हर पोर्ट को एक सर्विस नेम मिलता है, मतलब सर्विस एक परमानेंट नेम एंड परमानेंट नेटवर्क एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है, जिससे अगर पोर्ट रीस्टार्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है या कोई नया भी क्रिएट होता है तो एप्लीकेशन उसको सर्विस के नेम से याद रखता है, आईपी से याद नहीं रखता। ठीक है, एंड यही रीजन है कि जो सर्विस होती हैं वो नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन को बहुत ही इजी बना देती हैं। ठीक है, तो अब सर्विस भी समझ गए होंगे। मतलब ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो सर्विस कुछ नहीं है, ये कुबरनेटिस के अंदर रिसोर्स टाइप होता है। मतलब रिसोर्स टाइप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पहले से कुबरनेटिस को पता है कि ये क्या चीज़ है, क्या काम करती है, बट हमें इसकी कन्फिग्रेशन खुद से देनी पड़ती है, जिसके लिए हम एक YML फाइल यूज करते हैं। एक फाइल यूज नहीं करते हैं, हम मल्टीपल फाइल यूज करते हैं, जिसके अंदर हम कुबरनेटिस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सारी चीजें उसमें मतलब बताते हैं कि नेटवर्क एंड पॉइंट क्या होगा, सर्विस नेम क्या होगा, सब कुछ डिफाइन करते हैं, जिससे एक पोर्ट को अगर दूसरे पोर्ट के साथ कम्युनिकेट करना है या कुछ नेटवर्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो सब इसी सर्विस के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। तो इसे भी हम एक एग्जांपल से ही समझेंगे। मतलब अभी हमने सर्विस को रिसेप्शन बोला था, रिसेप्शनिस्ट था, तो डिप्लॉयमेंट को आप मैनेजर समझिए। ठीक है, अब इसको मैनेजर क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि जब अभी हम कोड करेंगे तो एक डिप्लॉयमेंट फाइल होगी, YML फाइल होगी, एंड अगर उसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऑथ सर्विस के 3 पोर्ट चाहिए हमें, तो डिप्लॉयमेंट का काम है ये इंश्योर करना कि हमेशा 3 पोर्ट रनिंग स्टेट में रहें। एंड अगर एक पोर्ट क्रैश हो जाता है तो डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली एक नया दूसरा पोर्ट जनरेट कर देता है। इसका मतलब डिप्लॉयमेंट ही वो कंपोनेंट है जो ये इंश्योर करता है कि अगर आपने 3 पोर्ट बोल रखे हैं, 3 रेप्लिका बोल रखी हैं, तो कंटिन्यू ये चेक करता रहता है कि 3 रेप्लिका चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अगर एक भी रेप्लिका डिस्ट्रॉय होती है या डिलीट होती है तो उसकी जगह एक नई रेप्लिका क्रिएट करके देता है। इसके साथ ही एक इसका दूसरा काम भी है जो बहुत ही पावरफुल माना जाता है। मान लीजिए आपको अपनी एप्लीकेशन का वर्जन डिप्लॉय करना है, तो ये डिप्लॉयमेंट रोलिंग अपडेट भी हैंडल करता है, एंड और भी बहुत चीजें हैं जो इसके थ्रू हैंडल की जाती हैं। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि डिप्लॉयमेंट का काम पॉड को क्रिएट करना, मॉनिटर करना, मेंटेन करना, साथ ही स्केल करना होता है। एंड यही वजह है कि कुबरनेटिस में नॉर्मली हम डायरेक्टली पॉड क्रिएट नहीं करते हैं, इसके लिए हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं एंड उसके थ्रू ही पॉड क्रिएट होते हैं। तो अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने क्लियर कर दिए। एंड इन सब चीजों से आपको बहुत डीपली नॉलेज अगर नहीं हुआ है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी कि अगर मैं कभी भी इनका नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली में ये क्या काम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा, मतलब इसका कोड बताऊंगा कैसे YML में क्या क्या चीजें करते हैं, तो वो सब चीजें हम देखेंगे। इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। एंड अब लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।